अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 11वीं हिंदी। भाई इसमें दो दो नंबर के जितने भी आपके क्वेश्चंस आने हैं ना, काव्य खंड हो गया, गद्य खंड हो गया, आपकी बितान भाग एक हो गया, है ना। आज इस वीडियो में हम व्याकरण को भी छोड़ेंगे, अभिव्यक्ति और माध्यम को अभी नहीं करेंगे, है ना। इन दोनों चीज़ों को बाद में करेंगे। अभी हम काव्य खंड, गद्य खंड और बितान भाग 2 यानी कि इनके जो पाठगत और आपके जो कह सकते हैं पद साहित्य के, गद्य साहित्य के जो भी क्वेश्चंस बन रहे हैं ना दो दो नंबर के, सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे। तो वीडियो में बने रहेगा, सारे क्वेश्चन कवर करेंगे, क्योंकि दो दो नंबर के क्वेश्चन आपके सबसे मेन हो जाते हैं ना। आपके बहुत सारे नंबर या आपके खींच लेते हैं, आपकी झोली में डाल देते हैं। चलिए पूरे क्वेश्चन कवर करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं आपका पहला प्रश्न। यहाँ पे देखिए काव्य खंड से, यहाँ पे देख सकते हैं दो अंकीय रूप में ये क्वेश्चन आएगा आपका, है ना। लोग मीरा को बाबरी क्यों कहते हैं? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। पहला क्वेश्चन का उत्तर आएगा, मीरा कृष्ण भक्ति में अपनी शुद्ध बोध खो बैठी हैं, उन्हें किसी परंपरा या मर्यादा का ध्यान नहीं है। कृष्ण भक्ति के लिए उन्होंने राज परिवार छोड़ दिया, लोक निंदा सही तथा मंदिरों में मतलब देखिए बाबरी क्यों, बाबरी मतलब एक तरह से पगली, है ना। क्यों कहती हैं? क्योंकि उन्होंने वो शुद्ध बोध खो बैठी हैं, है ना। उन्हें किसी की कोई मर्यादा परंपरा का कोई ध्यान नहीं है। कृष्ण भक्ति में वो इतना खो गई हैं कि उन्होंने राज परिवार तक छोड़ दिया, है ना। मतलब मीरा के इसी पागलपन की वजह से लोगों ने एक तरीके से, है ना, ये बाबलेपन है जो उनका, इसी तरीके से उन्हें वो बाबरी कहते हैं। इस तरीके से आंसर आप लिख दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन भाई हमारा मानव शरीर का, बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लो। और ये एक नंबर में भी आ सकता है एक वाक्य में, और 2 नंबर में भी आ सकता है। तो मानव शरीर का निर्माण पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश, यानी कि इन 5 तत्वों से हुआ है। कौन से? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, है ना, ये याद रखना। थर्ड क्वेश्चन भाई हमारा अगला क्वेश्चन है, कबीर ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है ना। क्यों कहा है भाई? तो दीवाना शब्द का अर्थ है पागल। कबीर स्वयं के लिए इस शब्द का उपयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे झूठे संसार से दूर प्रभु परमात्मा में लीन हैं, भक्ति में सराबोर हैं। उनकी यह स्थिति संसार के लोगों की समझ से परे है, वे स्वयं के लिए इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो बिल्कुल से इसे याद कर लेना दादा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है पिछले साल में। अगला क्वेश्चन हमारा है, कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की किन कमियों की ओर संकेत किया है? आंसर रहेगा, कबीर के अनुसार स्वयं को नियम और धर्म का पालन करने वाला मानने वाले लोग आत्मतत्व की सर्वव्यापकता को छोड़कर पत्थरों को पूजते हैं। वे आत्मा की आवाज को मारकर पत्थरों में ईश्वर को ढूंढ रहे हैं जो उनके भीतर ही विद्यमान है। उसे मारकर बेजान पत्थरों में परमात्मा को खोजना भारी भूल है ना। तो ये कबीर जी यहाँ पे कहते हैं, मतलब वो परमात्मा को सब कुछ मानते हैं, ना कि वो पत्थरों की, मतलब वो निराकार ब्रह्मा की उपासना करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भाषा में झारखंडीपन होने से क्या तात्पर्य है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, है ना। आंसर रहेगा आपका, झारखंडी का अभिप्राय है झारखंड के लोगों की स्वाभाविक बोली। कवित्री का मानना है कि यहाँ के लोगों को अपनी क्षेत्रीय भाषा को बाहरी भाषा के प्रभाव से मुक्त रखना चाहिए, उसके विशिष्ट उच्चारण व स्वभाव को बनाए रखना चाहिए, है ना। तो इसी तरीके से आप इसका आंसर लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपके पास और सरल भाषा में है तो याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन ये देख लेना, है ना। अगला है आपका, ओहदे की पीर का मजार क्यों कहा गया? मतलब ओहदे को पीर की मजार क्यों कहा गया है? आंसर आपके सामने रहेगा। देखिए, ओहदे को पीर की मजार कहा गया है क्योंकि यह एक रूपक है जो ओहदे या उच्च पद के प्रति लोगों की अति श्रद्धा और सम्मान को दर्शाता है, प्रदर्शित करता है एक तरीके से। जैसे पीर की मजार संत या धार्मिक गुरु का मकबरा एक तरीके से, है ना। तो श्रद्धा और पूजा का केंद्र होता है, उसी तरह ओहदा एक व्यक्ति के लिए सम्मान और आदर्श का प्रतीक माना गया है। मतलब देखिए, ओहदा मतलब होता है कोई पद, है ना। मतलब ओहदा मतलब वो किस ओहदे पर है ना। तो वो उसे पीर की मजार क्यों कहा है कवि ने यहाँ पे? तो इसलिए कहा है कि जिस तरीके से पीर की मजार जो किसी संत की या किसी गुरु की हो सकती है ना, एक मकबरा टाइप का उनका हो सकता है, मजार हो सकती है, उसी तरीके से व्यक्ति का पद होता है ना। मतलब जैसे वहाँ पर श्रद्धा होती है, लोगों की पूजा अर्चना वो वहाँ पर करते हैं, इसी प्रकार व्यक्ति का ओहदे के अनुसार ही उसकी श्रद्धा, उसके प्रति श्रद्धा, उसकी अर्चना, मतलब उसके प्रति सम्मान हमारा जागता है ना। वो उसका आदर्श का एक प्रतीक बना हुआ होता है ना। तो उस पद का आदर करते हैं व्यक्ति, तभी ना आदर करेंगे जब उनको पता होगा ये ओहदा किसका, कौन ओहदे पर है ये व्यक्ति, है ना। तो वो एक मजार से उसको जोड़ रहा है ना। तो वही कवि यहाँ पे कहना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, कबीर ने स्वयं को दीवाना क्यों कहा है? क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लोकलाज खोने का क्या अभिप्राय है? तो उस समय समस्त राजस्थान में पर्दा प्रथा थी। मतलब कब? ये मीरा के चैप्टर वाला क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। मुगल शासकों की अयाशी और अत्याचारों से बचने के लिए स्त्रियां घर में ही भी नहीं निकलती थीं। भी ऐसे समाज में मीरा कृष्ण का भजन सत्संग करती गली गली घूमती थी। इसे लोक अथवा समाज की लाज मर्यादा का उल्लंघन मारकर लोक लाज खोना अर्थात त्यागना कहा गया, है ना। तो लोक लाज खोने का अर्थ यही है। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, मीरा ने सहज मिले अविनाशी क्यों कहा है ना। सहज मिले अविनाशी, मीरा का कहना है कि कृष्ण अनश्वर हैं, उन्हें पाने के लिए सच्चे मन से सहज भक्ति करनी पड़ती है। इस भक्ति से प्रभु प्रसन्न होकर
ठोकर भक्त को मिल जाते हैं, ऐसा यहाँ पे मीरा कहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि को उन आंखों से डर क्यों लगता है? तो कवि की आंखों में करुणा, पीड़ा व दीनता का भाव भरा है, इनमें भय व खालीपन है, कभी उसका सामना नहीं कर सकता, इस कारण वे उसे इन आंखों से डर लगता है। अगला क्वेश्चन है, उजरी कौन थी? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल से याद करके रखना। उजरी कौन थी? उजरी कौन थी? एक गाय थी उजरी, है ना। उजरी की विशेषताएं क्या हैं, ये आपका 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा, है ना। उजरी एक किसान की गाय थी, वह किसान के अतिरिक्त किसी से दूध नहीं दुहाती थी, मतलब उसका जो किसान था ना, उसे जो चराता फिराता था उसी को दूध लगाने देती थी, दुहाने देती थी, और किसी को नहीं। बस सफ़ेद रंग की गाय थी, इसकी विशेषताएं हो जाती हैं, याद रख लेना ये। अगला है आपका, डरते हुए भी कवि ने उस किसान की आंखों की पीड़ा का वर्णन क्यों किया है? तो अगला आंसर रहेगा इसका, कवि को किसान की आंखों से डर लगता है, परंतु फिर भी वह उसका वर्णन करता है क्योंकि वह समाज को उसके कष्टों व समाज के उपेक्षापूर्ण रवैये के बारे में बताना चाहता है। देखिए, इस तरीके से आंसर्स का पूरा पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा, आपको मैं वीडियो में बताऊंगा, तो बने रहेगा, है ना, पूरा फुल पीडीएफ, है ना, बहुत लंबा पीडीएफ है। अगला क्वेश्चन आपका है, पानी के रात भर गिरने और प्राण मन के गिरने के संबंध में क्या संबंध है ना। देखिए, आपका आंसर रहेगा, पानी के रात भर गिरने और प्राण मन के घिरने में परस्पर जो संबंध कवि ने बताया है, कवि की बीती स्मृति और उससे होने वाली, है ना, घर की याद जो कविता है ना, किसकी कविता है? भवानी प्रसाद मिश्र की। इनको याद रखेंगे, इनसे एक नया क्वेश्चन आने ही वाला है ना, ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कवि अपनी वास्तविक स्थिति को पिता से क्यों छिपाना चाहता है? तो कवि भवानी प्रसाद मिश्र जेल में है, उस समय के सेनानियों को जेल में क्या यातनाएं दी जाती थी, उनसे पिताजी को अवगत कराना नहीं चाहते थे, मतलब वो एकदम तरीके से बताना नहीं चाहते थे कि मुझे इस तरीके से यहाँ पे अत्याचारित किया जा रहा है ना। स्वभाव के उनका मन बट वृक्ष के समान है। ये रहेगा आपका, द्रवित होने लगता है उनका मन, मतलब द्रवित होने लगता है, थोड़ी सी परेशानी की जो बात सुनते हैं तो वो रोने लगते हैं। इसलिए कवि जो है उन्हें सुखी रखना चाहता है और वो वास्तविकता से रूबरू नहीं कराना चाहता है, एक तरीके से छुपाए रखना चाहता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कभी उम्र भर के लिए पलायन क्यों करना चाहता है? देखो, आपको क्वेश्चन से आंसर सुनना है, आंसर याद होते जाते हैं इसमें ना। तो गजल कविता में कभी उम्र भर के लिए पलायन इसलिए करना चाहता है क्योंकि कवि के अनुसार नेताओं ने घोषणा की थी कि देश के हर घर को चिराग से रोशन कर देंगे, अर्थात देश के हर नागरिक को हर तरह की सुख सुविधा उपलब्ध कराएंगे, है ना। तो ये आप आंसर जरूर से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, दरख्तों का साया, है ना, और धूप क्रमशः किसके प्रतीक हैं? दरख्तों का साया का अर्थ है जन कल्याण की संस्थाओं द्वारा प्रदत्त सेवाएं, और धूप का अर्थ है कष्ट। कभी कहना चाहता है कि भारत की संस्थाएं, भारत की शासन व्यवस्था सुख की बजाय दुख यानी कि कष्ट बढ़ाने वाली हैं। भारत की जो संस्थाएं हैं, शासन व्यवस्था, प्रशासन की जो सुविधाएं हैं, वो कष्ट बढ़ाने वाली हैं। यहाँ साय की बजाय धूप का साम्राज्य है, यहाँ हर जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है। इन कल्याणकारी संस्थाओं एवं सरकारी तंत्र के कारण लोगों को राहत मिलने की जगह उनका कष्ट और बढ़ता ही जा रहा है ना। तो दरख्तों का साया और धूप क्रमशः किसके, इसी के प्रतीक हैं। यहाँ पे कवि ने इस तरीके से समझाया है। नेक्स्ट है आपका, माटी का रंग प्रयोग करते हुए किस बात की ओर संकेत किया गया है? आंसर रहेगा आपका, कवित्री ने माटी का रंग प्रयोग करके स्थानीय विशेषताओं को उजागर करना चाहा है। संथाल परगने के लोगों में जुझारूपन, अखंडता, नाच गान, सरलता आदि विशेषताएं जमीन से जुड़ी हैं। तो इसे कंप्लीट कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट है हमारा, लेखिका सहज जीवन के लिए आवश्यक मानती हैं। तो क्या क्या आवश्यक मानती हैं भाई? तो लेखिका सहज जीवन जीने के लिए प्रकृति में फैले प्राकृतिक सौंदर्य को आवश्यक मानती हैं एक तरीके से, और लेखिका मानती हैं कि स्वाभाविक रूप से उन्मुक्त होकर हंसने तथा आवश्यकता पड़ने पर जी भरकर रोना, स्वाभाविक रूप से नाचना गाना आदि सहज जीवन के लिए आवश्यक है। खेलने के लिए खुली जगह हो, पशुओं के लिए पर्याप्त चारागाह हो, बूढ़े बड़ों के लिए, मतलब एक तरीके से ऐसा, है ना, एनवायरनमेंट मांगा है कवित्री ने। वो चाहती हैं कि प्राकृतिक रूप से जुड़ा हुआ हमारा जो है पर्यावरण हो, है ना, चारों ओर। तो इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, समर्थन में उन्होंने क्या क्या तर्क दिए? तो भाई काफ़ी सारे तर्क कबीर देते हुए कहते हैं संसार में सब जगह एक पवन व एक ही जल है ना, ईश्वर एक है। इसके तर्क में उन्होंने ये सारे कथन दिए हैं, तर्क दिए हैं, और कहते हैं कि सभी में एक ही ज्योति समाई हुई है, एक ही मिट्टी से सभी बर्तन बने हैं, एक ही कुमार मिट्टी को सानता है, सभी प्राणियों में एक ही ईश्वर विद्यमान है, भले ही प्राणी का कोई रूप ना हो, है ना। तो इस तरीके से कबीर ने तर्क दिए हैं। अगला क्वेश्चन आपका जाता है, कबीर ने ऐसा क्यों कहा है कि संसार बोरा गया है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार बोरा गया है क्योंकि जो व्यक्ति सब बोलता है, सच बोलता है, उसे यह मारने को दौड़ता है, उसे सच पर विश्वास नहीं है। कबीरदास तीर्थ स्थान, तीर्थ यात्रा, टोपी पहनना, माला पहनना, तिलक, ध्यान आदि लगाना, मंत्र देना आदि तौर तरीकों को गलत बताते हैं।
वे राम रहीम की श्रेष्ठता के नाम पर लड़ने वालों को गलत मानते हैं, क्योंकि कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, वह सहज भक्ति से प्राप्त हो सकता है। इन बातों को सुनकर समाज उनकी निंदा करता है तथा पाखंडियों की झूठी बातों पर पाखंडियों की झूठी बातों पर विश्वास करता है तथा कबीर को लगता है कि संसार बोरा गया है या पगला हो गया है। इस तरीके से कवि कहते हैं कि ईश्वर एक है। यहाँ पे लोग जो है तिलक लगाना, ध्यान लगाना, टोपी पहनना, है ना, तो ये सारी जो क्रिया हैं इनको कभी एक ढोंग मानता है ना, और पाखंडियों की झूठी बातों पर विश्वास नहीं करता है कभी, और कभी को लगता है कि संसार बोर आ गया है। इस तरीके से आंसर आप लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विष का प्याला, राणा भोज पावत मीरा हंसी, इसमें क्या व्यंग्य छिपा है? तो ये आंसर आपका रहेगा, मीरा के व्यवहार को उनके ससुराल वाले अपने कुल की मर्यादा के विरुद्ध मानते थे तथा मीरा को मर्यादित व्यवहार करने के लिए उन्होंने कई बार समझाया, और जब वह कृष्ण भक्ति से नहीं हटी तो उन्होंने मीरा को मारने का प्रयास किया। राणा मीरा के ससुर ने, है ना, राणा जी थे, मीरा के ससुर ने मीरा को मारने के लिए जहर का प्याला भेजा, जिसे मीरा हंसते हंसते पी गई। उसे मारने वालों की सभी योजना धरी की धरी रह गई। वे जिसे मारना चाहते थे वह हंस ही रही थी, है ना, कि विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हंसी, है ना, मीरा मतलब हंसते हंसते उस प्याले को पी गई। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, कचहरी को अगाध वन क्यों कहा गया है? आंसर देख सकते हैं, कचहरी को कहा गया है कि क्योंकि कचहरी को अगाध वन कहा गया है क्योंकि वह अगाध वन उलझी हुई एक अनिश्चितता होती है उसमें, जहां लोगों को न्याय तक पहुंचने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। जैसे जंगल में रास्ते ढूंढना मुश्किल होता है, उसी तरह कचहरी को, मतलब जिस तरह खेत में कचहरी को ढूंढना मुश्किल होता है ना, जैसे जंगल में रास्ता ढूंढना मुश्किल होता है, उसी तरह खेत में कचहरी को ढूंढना भी मुश्किल होता है। नेक्स्ट है भाई आपका, कुल की कहानी का आशय क्या है? तो आंसर है आपका, इसका अर्थ है कि परिवार की मर्यादा, कुल की कहानी मतलब मर्यादा, एक तरीके से ना मर्यादा का पालन करना। मीरा राज परिवार से संबंधित होने पर भी संतों के साथ बैठकर कृष्ण भजन करती थी, उसे समाज की परवाह नहीं थी, यह परिवार की मर्यादा के खिलाफ था। इसे कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका, कविता बे आंखें में किसान की पीड़ा के लिए किसे जिम्मेदार बताया गया है? आपका आंसर रहेगा, कविता में किसान की पीड़ा के लिए समस्त संसार को जिम्मेदार बताया गया है। कवि कहता है कि किसान को बीच धारा में छोड़कर समस्त संसार किनारे हो गया है। हमारी सारी व्यवस्था इस किसान की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार है। स्वतंत्रता के पश्चात भी समस्त समाज के अन्नदाता किसान को उसकी मेहनत का फल मिलना तो दूर, उसका सर्वस्व छीन लिया जाता है ना। यह एक दुखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो ये यहाँ पे कहा गया है बे आंखें कविता में। नेक्स्ट है, कविता बे आंखें के आधार पर महाजनों के चरित्र पर प्रकाश डालिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लेना। यहाँ पे विशेषताएं रहेंगी। यहाँ पे महाजनों की, महाजन निर्दयी हैं, उसे किसान की व्यथा पर जरा भी दया नहीं आती। महाजन स्वार्थी विचारों वाला है, वह अपने स्वार्थ के लिए किसान को यातनाएं देता है। तो दोनों विशेषताएं कंप्लीट कर लीजिएगा, है ना। नेक्स्ट है हमारा, घर की याद कविता में कवि ने अपने पिता की किन किन विशेषताओं को प्रस्तुत किया है, या फिर पिता की विशेषताएं यहाँ पे क्या बताई है ना। तो पिताजी पूर्णतः स्वस्थ हैं, बुढ़ापे ने उन्हें छुआ तक नहीं, वे खिलखिलाकर हंसते हैं और वे दौड़ लगाते हैं, दंड पेलते हैं, वे मौत के सामने आने पर भी नहीं डरते हैं, वे तूफान की रफ्तार से काम करने की क्षमता रखते हैं, वे गीता का पाठ करते हैं, वे भावुक प्रवृत्ति के, है ना। आप 3 याद रखिए कोई, है ना, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, घर की याद कविता का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। तो आंसर आपके सामने है, घर की याद कविता की रचना जेल में की गई है। इसमें सावन की बरसात में कवि ने अपने घर की याद आती है, मतलब सावन की बरसात में जब कभी जेल में होती हैं तो उन्हें अपने परिवार की याद आती है, घर की याद आती है। वह पिताजी को सिर्फ अपनी सुखात्मक अनुभूतियां कराना चाहता है, इसके लिए सावन को सब छुपाकर, सब कुछ बताकर भी उसे सिर्फ अच्छी बातें बताने के लिए कहता है। यदि पिता को जेल के कष्ट व कवि की मानसिक दशा का पता चलेगा तो वे बहुत दुखी होंगे, और कवि पिता की तुलना बरगद के वृक्ष से करते हैं। मतलब पूरी कविता का प्रतिपाद्य एक तरीके से लिखना, सारांश लिखना है आपको, है ना। तो वो सारा कुछ बताते हुए आप वो पूरा कंप्लीट कर देंगे। अब होते हैं हमारे यहाँ से, देखिए हमने ये देख लिया अभी पाठगत प्रश्नोत्तर, है ना। पाठगत जो प्रश्नोत्तर थे वो सारे हम ऊपर कवर कर चुके हैं। अब आपके जो पद्य साहित्य के क्वेश्चंस रहेंगे ना, जैसे विशेषताएं हो गई है ना, निर्गुण धारा, सगुण धारा, है ना, भक्ति काल वगैरह, इनके सारे क्वेश्चन देखेंगे। 2 अंक के रूप में आना ही आना है ना। देखिए, प्रगतिवादी कविता की विशेषता लिखी, तो इन कविताओं में क्या रहा? तो सामाजिक यथार्थवाद रहा, वर्ग संघर्ष की बात रही। देखिए मैंने छोटे छोटे पॉइंट में विशेषता लिखी है ताकि आपको याद रहे। मानवतावाद की प्रधानता रही, है ना। और प्रगतिवाद के प्रमुख कवि जो रहे हैं, देखिए क्वेश्चन जरूर से आना है कि प्रमुख 2 कवियों के नाम, उनकी रचना से लिखी। तो कवियों के नाम यहाँ पे लिखे हैं, नागार्जुन हो गए, शमशेर बहादुर सिंह, त्रिलोचन, है ना, इनको याद रख लेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, निर्गुण भक्ति धारा की विशेषताएं और कवियों के नाम लिखिए। तो निराकार ईश्वर की आराधना जाति और धर्म से परे, है ना।
ये निर्गुण भक्ति धारा की विशेषता है। और कवि कौन है इसके? कबीर और रैदास, इनको याद रखिएगा। अब है सगुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा की विशेषताएं और कवियों के नाम। तो साकार ईश्वर की उपासना, भक्त भगवान की लीलाओं का वर्णन किया गया है। तुलसीदास और सूरदास जी इसके प्रमुख कवि हैं। तुलसीदास की रचना है रामचरितमानस, याद रखेंगे। और सूरदास जी की रचना यहाँ पे सूर सारावली है ना, तो ये याद रखिएगा। कवि जी की रचना है साखी शबद रमणी। रीति काल की प्रमुख विशेषता लिखी है ना, ये आपका 2 नंबर में क्वेश्चन लिखा रख लो, बिल्कुल आना है ना। देखिए श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है, मतलब श्रृंगार रस की प्रधानता किसमें? रीति काल में मिलती है ना। श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो क्या है? रति है। नायक नायिका के प्रेम का वर्णन है। राज दरबारी जो है कविताओं का भी इसमें चित्रण देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आपका छायावादी कविता की विशेषता। और छायावाद के प्रमुख कवि कौन से हैं? प्रसाद, पंत, निराला, वर्मा, है ना। प्रसाद कौन? जयशंकर प्रसाद हो गए। पंत मतलब सुमित्रानंदन पंत, ऋषभ पंत नहीं, है ना। निराला सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, इनको याद रखिएगा, है ना। ये तीनों आपके जो कवि हैं, वर्मा, महादेवी वर्मा, है ना। ये प्रकृति प्रेम का चित्रण, मतलब प्रकृति से रिलेटेड जो कविताएं लिखी गई हैं वो छायावाद में ही लिखी गई हैं, है ना। प्रकृति में कौन होता है? पेड़े होते हैं, और पेड़ की छाया मिलती है, पेड़ों से ही हमें छाया मिलती है, तो छायावाद। इस तरीके से याद रखिएगा कि प्रकृति से रिलेट करती हुई कविता किसमें? छायावाद में। रहस्यवाद और स्वच्छंदता का इसमें वर्णन है। अगली आपकी विशेषताएं प्रगतिवादी कविता की आ जाती हैं, तो ये तीनों विशेषताएं याद रखेंगे। नेक्स्ट है भाई प्रयोगवादी कविता की विशेषता लिखिए, है ना। तो नए प्रतीकों और बिंबों का प्रयोग किया गया है। दार्शनिकता, नवीन भाषा शैली का यूज यहाँ पे देखने को मिलता है। आपका 2 नंबर कंप्लीट करेगा। नेक्स्ट है भाई आपका नई कविता की विशेषता लिखिए, है ना। नई कविता की विशेषताएं, तो यहाँ पे 3 विशेषताएं आपके सामने दी गई हैं। यथार्थवादी दृष्टिकोण रहा है, गद्यात्मकता का चित्रण देखने को मिला है, व्यक्तिगत अनुभव का भी हमने यहाँ पे देखा है। नेक्स्ट है हमारी रहस्यवादी कविता की विशेषता, है ना। अभी हमने क्या नई कविता की देखी, अब ये रहेंगी आपकी रहस्यवादी कविता में क्या क्या विशेषताएं रही। तो आध्यात्मिकता, गूढ़ विचार, ईश्वर की खोज, है ना, ये सारी यहाँ पे विशेषताएं देखने को मिली हैं। तो इनकी रचनाओं में ये सारी विशेषताएं देखने को मिलती हैं। तो 2 नंबर में ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिएगा, है ना। तो यहाँ पे हमारा पद्य साहित्य, पद्य खंड होता है पूरी तरीके से कंप्लीट, केवल ऑब्जेक्टिव रह गए, हम वो कर लेंगे, है ना। अब आते हैं भाई गद्य खंड में। देखिए गद्य खंड में गद्य साहित्य के और पाठगत जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं सारे क्वेश्चन इसमें कवर करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं आपके ईश्वर, है ना। पाठगत प्रश्नोत्तर को देख लेते हैं। ईश्वर प्रदत्त वस्तु क्या है, इसके निषेध के क्या परिणाम हो सकते हैं। तो ईश्वर प्रदत्त वस्तु से तात्पर्य है कि ईश्वर द्वारा दी गई चीजें जैसे जल, वायु, सूर्य की रोशनी, इनके निषेध या दोहन के कारण पर्यावरण असंतुलन, जल संकट और वायुमंडलीय प्रदूषण जैसी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। ईश्वर प्रदत्त वस्तुएं क्या है? देखिए प्राकृतिक चीजें कह सकते हैं आप, जल हो गया, है ना, वायु हो गई। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी, इसका क्या आशा है ना। आपकी नमक का दारोगा से लिया गया क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है आपका 2 नंबर में। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी, इसका आशा है कि जब लोग शारीरिक रूप से सोते हुए हैं तब भी उनके विचार, चर्चाएँ, अफवाहें मतलब उनके दिमाग में एक तरीके से चलती रहती हैं। यह वाक्य उस स्थिति को दर्शाता है जब लोग शांति से सो रहे हों लेकिन समाज में कुछ ना कुछ बातें चल रही हों। राजनीति या अफवाहें बिना रुके चलती रहती हैं, है ना। मतलब आप सो रहे हो, ऐसा तो नहीं है कि सब सो रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि आपकी अफवाहें चल रही हैं, आपके पास बातें चल रही हैं, विचार चल रहे हैं, लोगों की चर्चाएं चल रही हैं, वो शांत हो जाएंगी, नहीं, वो आपस में वो चलती रहती हैं, वो जीभ जागती रहती है लोगों की, है ना, अन्य की, है ना। दुनिया सोती थी पर दुनिया की क्या है, जीभ जागती थी। अगला आपका रहेगा लोग नमक विभाग में नौकरी के लिए क्यों लालायित रहते थे। भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नमक विभाग की नौकरी प्रतिष्ठित मानी जाती थी और इसमें स्थिर आय के साथ सामाजिक मान सम्मान भी मिलता था, है ना। अगला आपका रहेगा क्वेश्चन मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है। देखिए ये आपका आंसर रहेगा लेखक प्रेमचंद ने नमक का दरोगा कहानी में वेतन को पूर्णमासी का चांद इसलिए कहा है ना, कि जिस प्रकार माह में एक बार चंद्रमा पूर्ण होता है ना, मतलब पूर्णमासी, है ना, जब चंद्रमा लास्ट में एक बार पूर्ण होता है ना, तो उसी प्रकार हमें जो वेतन मिलती है ना वो लास्ट में अगले दिन पूरी खत्म हो जाती है, अगले दिन घटता जाता है, मतलब जब वेतन मिली है उसके बाद पूरी खत्म होनी जानी है। तो एक तरीके से पूर्णमासी का चांद ही है ना। 1 तारीख को आई, 31 तारीख को आई, फिर बस खत्म, एक तरीके से एक बार आना है, खत्म होते जाना है। अगला है आपका मियां नसीरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए मियां नसीरुद्दीन देखो 56 प्रकार की तो बना लेते थे रोटियां, है ना, कई सारी रोटियां बना लेते। नानबाइयों का मसीहा कहा गया है क्योंकि वे मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला का बखान करते थे। वे नानबाई हुनर में माहिर थे, उन्हें 56 तरह की रोटियां बनाने आती थी। यह 3 पीढ़ियों से उनका खानदानी पेशा रहा है। उनके दादा और पिता बादशाह सलामत के यहाँ बावर्ची खाने में बादशाह की खिदमत किया करते थे। मियाँ रोटी बनाने को कला मानते थे तथा स्वयं को उस्ताद कहते हैं। उनकी बातचीत करने का ढंग भी बड़ा महान कलाकारों जैसा था। तो इसी तरीके से उन्हें जो है नानवाइयों का मसीहा किसको कहा गया है, मियाँ नसीरुद्दीन को। याद रखना, ये कितनी प्रकार की रोटियां बना लेते, 56 प्रकार की रोटियां, है ना, जिसमें कई सारी रोटियां होती हैं, जैसे रुमाली रोटी, है ना,
पथिर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 नंबर में, है ना। देखिए पथिर पांचाली का जो काम है फिल्म का शूटिंग का 2.5 साल तक चला। इसके निम्न कारण थे। तो लेखक को पैसे का अभाव था, पैसे इकट्ठे होने पर भी वह शूटिंग स्टार्ट करता था। वह विज्ञापन कंपनी में काम करता था, इसलिए काम से जब फुर्सत मिलेगी तभी तो आएंगे ना लेखक, कलाकार ढूंढेंगे, फिर अपनी फिल्म का शूटिंग आगे बढ़ेंगे, है ना। तो तकनीक के पिछड़ेपन, है ना, कई टेक्निकल्स प्रॉब्लम रहती थी, पात्र स्थान या दृश्य की समस्याएं आ जाती थी, है ना। तो यही सारी समस्याएं जो है एक फिल्म बनाने वाले के सामने रहती हैं, है ना। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, नमक का दारोगा कहानी में पंडित अलूपीदीन के कौन से 2 पहलू उभर कर आते हैं? ये क्वेश्चन आया हुआ है पिछले वर्ष में 2 नंबर में, बिल्कुल लिख लो इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से। आंसर रहेगा आपका ये 2 पहलू बताए गए। कहानी के आदि से मध्य तक उनका भ्रष्ट व्यक्तित्व हमारे सामने आता है। यह धन के बल पर अपने सभी कार्य सिद्ध कर लेते थे, है ना। अगला है इनका जो पहलू उभर कर कहानी के अंत में वह गुणग्राही व्यक्ति के रूप में हमारे सामने आती हैं। मतलब जब उन्होंने यहाँ पे बंसीधर को, है ना, जो मैंने बंसीधर को जब उनकी ईमानदारी से प्रभावित जब वो हुए तो उनके गुण को उन्होंने एक तरीके से ग्रहण करने का उनका जो गुण दिखाई दिया हमें, है ना। तो वो हमारे सामने एक पहलू आता है, वो सबसे यहाँ पे एक तरीके से कहें तो इफेक्टिव पहलू वो रहा है ना, हमारे सामने आता है। वो अपने को गिरफ्तार करने वाले बंसीधर की कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी से प्रभावित होकर के आदरपूर्वक उसे अपनी सारी संपत्ति का स्थायी मैनेजर नियुक्त कर देते हैं। तो भाई अलूपीदीन ने पंडित अलूपीदीन ने बंसीधर को किस पद पर नियुक्त किया था? तो देखिए यहाँ पे मैनेजर नियुक्त किया था, है ना। तो बिल्कुल से याद रखना, मैनेजर नियुक्त किया था। किसने किया था? पंडित अलूपीदीन ने। और किसे किया था? बंसीधर को किया था, याद रखना। नेक्स्ट हमारा भाई, सब शंभू की 2 गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? तो क्या क्या कहना चाहता है कि लेखक कहना चाहता है कि भारत में मनुष्य ही नहीं, है ना, भारत में मनुष्य ही नहीं पशुओं में भी साथ रहने वालों के साथ लगाव होता है। वे उस व्यक्ति के बिछड़ने पर भी दुखी हो जाते हैं जो उन्हें कष्ट पहुंचाता है। यहाँ भावना प्रमुख होती है, मतलब हमारे देश में ना भावना प्रमुख रूप से होती है ना। हमारे देश में पशु पक्षियों को भी बिछड़ने के समय उदास देखा जाता है ना। आपने देखा होगा कई बार जब गाय को बछड़े से अलग कर दिया जाता है ना, पक्षियों को उसके मतलब अलग कर दिया जाता है, तो एकदम उनमें एक कैसा भाव दिखाई देता है। तो वही भावना की बात की जा रही है यहाँ पे, है ना। बिछड़ते समय बैरा भाव को भूल जाते हैं, है ना। विदाई का समय बड़ा करुणोत्पादक होता है ना। जब लॉर्ड कर्जन यहाँ से गए तो मतलब भारतीय जनता में किस तरीके से यहाँ पे इमोशनली देखा गया है ना। कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ गया भाई, है ना। तो देखिए कर्जन ने बंगाल का विभाजन राष्ट्रवादी ताकतों को तोड़ने के लिए किया था, परंतु इसका परिणाम उल्टा हुआ। सारा देश एकजुट हो गया और ब्रिटिश शासन की जड़ें हिल गई, है ना। कर्जन इंग्लैंड में एक फौजी अफसर को इच्छित पद पर नियुक्त करवाना चाहता था, उसकी सिफारिश को नहीं माना गया। इससे क्षुब्ध होकर उसने इस्तीफा देने की धमकी दी। ब्रिटिश सरकार ने उसका इस्तीफा मंजूर कर दिया। मतलब उसने तो कहा मैं इस्तीफा दे दूंगा, ब्रिटिश सरकार ने कहा हाँ चल ठीक है भाई चलो, है ना। तो बिल्कुल ऐसा हुआ। नेक्स्ट भाई आपका, धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों समझता था? 2 नंबर में भाई लिखा रख लो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। वह स्वयं को नीची जाति का समझता था, यह बात बचपन से उसके मन में बैठा दी गई थी। मोहन कक्षा का सबसे होशियार लड़का था, वह हर प्रश्न का उत्तर देता था। उसे मास्टर जी ने पूरी पाठशाला का मॉनिटर भी बना रखता था, है ना, इसलिए वो उसको अपना प्रतिद्वंदी समझता था, है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, धनराम मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्यचकित होता है और क्यों? आंसर रहेगा आपके सामने, उत्तर रहेगा आपके सामने, बैठते नहीं थे, है ना, ये रहे काटेंगे। मोहन ब्राह्मण जाति का था और उस गांव में ब्राह्मण शिल्पकारों के यहाँ उठते बैठते तक नहीं थे और उन्हें बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था। मोहन धनराम की दुकान पर काम खत्म होने के बाद भी काफ़ी देर तक बैठा रहा और इस बात पर धनराम को हैरानी हुई और उसे और अधिक हैरानी तब हुई जब मोहन ने उसके हाथ से हथौड़ा लेकर के नपी तुली चोटें मारी, है ना। नपी तुली चोटें मारी उसी तरीके से जैसे मारनी चाहिए ना, पीट कर उसे गोल रूप दे दिया। मोहन धोंकनी फूकते हुए भट्टी में लोहे को गर्म करने लगा और ठोक पुरोहित खानदान का पूरा पुत्र होने के बाद भी निम्न जाति के काम कर रहा था। मतलब जो मोहन था वो पुरोहित खानदान का होने के बावजूद भी निम्न जाति के कार्य करता था। तो धनराम ये सारी चीज़ें जो देख करके ना, यही व्यवहार उसका देखा उसने और वो आश्चर्यचकित हुआ। मतलब जो व्यक्ति है ना, मतलब एक तरीके से कहें कि मर्यादा के विरुद्ध है इनके साथ बैठना, इस तरीके से धनराम के साथ बैठना, उनके काम करना, है ना। तो वो सारे काम वो कर रहा है ना, तो उसने पुतली को वो गोल आकार दे दिया पीट करके, तो वही सारे, है ना। नेक्स्ट आपका, स्पीति के लोग जीवन यापन के लिए किन कठिनाइयों का सामना करते हैं? आपके सामने आंसर रहेगा, जीवन यापन के लिए स्पीति के लोग किन कठिनाइयों का सामना करते हैं? तो लंबी शीत ऋतु होने के कारण ये लोग दुनिया से कटे रहते हैं, मतलब दुनिया से कोई इनका कॉन्टैक्ट नहीं रहता है ना। यहाँ जलाने के लिए लकड़ी नहीं होती है, इसलिए वे
ठंड से ठिठुरते रहते हैं। साल में सिर्फ एक फसल होती है, गेहूं, जौ, मटर व सरसों के अलावा अन्य फसल नहीं हो सकती है। किसी प्रकार का फल व सब्जी उत्पन्न नहीं होती है। भाई वहाँ पे बर्फ है तो कहाँ से हुई? रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं होते हैं, है ना। ये सारे कुछ सामने उन्हें करने पड़ते हैं। इसके बाद है भारत की चर्चा नेहरू जी कब और किससे करते हैं, है ना। तो नेहरू जी कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता थे। विदेश के विभिन्न जगहों में होने वाले जलसों में जाया करते थे। वे किसानों की सभा में चर्चा करते थे, अवश्य करते थे। उन्हें लगता है कि किसानों को भारत, है ना, भारत यानी कि संपूर्ण भारत के बारे में जानकारी कम है तथा उनका दृष्टिकोण सीमित है। वे उन्हें बताते थे कि हिंदुस्तान का नाम भारत इस देश के संस्थापक के नाम से निकला हुआ है। भारत शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। इस देश का एक हिस्सा दूसरे देश से अलग होते हुए भी देश है, देश एक है। यह ही वह भारत है तथा इसे अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए आंदोलन की प्रेरणा देते थे, है ना। इस तरीके से भारत के जो प्रधानमंत्री उस समय थे नेहरू जी, वो इस तरीके से किसानों से चर्चा किया करते थे, है ना। ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, रजा के पसंदीदा फ्रेंच कलाकार कौन थे? याद रखिएगा भाई, रजा के पसंदीदा जो फ्रेंच कलाकार थे वो सेजा, वॉन गॉज, गोगा, पिकासो, है ना। पिकासो के बारे में सुना होगा आपने, है ना। मातीस, सागाल और ब्रॉक थे। इनमें से वह पिकासो के सर्वाधिक प्रभावित थे, है ना। पिकासो से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे कौन? रजा। बिल्कुल से याद रखेंगे। आगे हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ पे बितान भाग 1 के। देख सकते हैं आपके हिंदी के बितान भाग 1 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भाई, सिलेक्टिव क्वेश्चन, इनको करके ही जाना। 2-2 नंबर के रहेंगे। देखिए इससे कुछ 5-6 क्वेश्चन दिए मैंने, इन्हें करके ही जाना। चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत में अंतर आपको लिखना है। देखिए यहाँ पे अंतर आपके सामने दिए गए, पॉइंट वाइज दिए गए, आपको याद आसानी से कर लेना है। देखिए चित्रपट संगीत, है ना, और यह शास्त्रीय संगीत। देखिए यह सिनेमा या फिल्म के लिए तैयार किया जाता है। इसमें संगीत का उद्देश्य जो है मनोरंजन और दर्शकों की भावना को उत्तेजित करना होता है। और शास्त्रीय संगीत एक तरीके से यह बहुत पुराना संगीत है ना, एक तकनीकी संगीत के रूप में है। इसमें खास राग, ताल और संगीत के नियमों का जो है पालन पूर्ण तरीके से किया जाता है ना। इस तरीके से इनमें अंतर जरूर से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आपका रहेगा, लता मंगेशकर के गायन की विशेषताएं लिखिए, है ना। तो यहाँ पे आपके सामने 4 विशेषताएं लता मंगेशकर गायन की दी गई हैं। आपको कोई 2 विशेषताएं याद कर लेनी है अच्छी तरीके से, है ना। 2 विशेषताएं कर लीजिएगा। स्वर की मधुरता, भावनात्मक अभिव्यक्ति रही है, सुर व लय रही है इनकी, है ना। इसका संतुलन इन्होंने पेश किया है। स्वर की शुद्धता और स्पष्टता, विशेष करके इस तरीके से आप विशेषताएं याद रखिए, आंसर ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है नत्र और नृत्य में अंतर लिखिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये 2 नंबर में बना हुआ है, हर बार बनता है लगभग, है ना। देख सकते हैं नृत्य है ना, एक सामान्य कला रूप है ना। और नृत्य क्या है? एक शास्त्रीय और परंपरागत कला रूप है जिसमें शरीर के नृत्य में क्या होता है, शरीर के विभिन्न अंगों के माध्यम से भावनाओं और विचारों का प्रदर्शन किया जाता है। इसमें विशेष राग और ताल, मुद्रा और लय का पालन किया जाता है ना नृत्य में, है ना। भारतीय नृत्य जैसे भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी, है ना, ये सारे हो गए, है ना। इसमें लय और ताल का प्रयोग होता है। इसमें यह शास्त्रीय रूप में नहीं होता है ना। इसका पूरी परंपरागत रूप से पालन किया जाता है किसका? नृत्य का। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा शास्त्रीय गायकी से आप क्या समझते हैं, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। शास्त्रीय गायकी वह एक आधिकारिक और पारंपरिक संगीत रूप है ना, जिसमें राग, ताल और सुर, लय और गायक की तकनीकी दक्षता का पालन किया जाता है ना। इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका रहेगा, लता मंगेशकर ने करुण रस के गानों के साथ साथ संगीत में गाने बहुत उत्कटता से गाए हैं। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं, है ना। तो ये आपके सामने क्वेश्चन रहेगा पूरा का पूरा, आंसर यहाँ पे दिया गया है। इस कथन से मैं सहमत हूँ। लता मंगेशकर ने करुण रस के गानों में गहरी भावनाओं को व्यक्त किया है और उनके संगीत में गाने बहुत ही प्रभावशाली और संवेदनशील होते हैं। जब वे संगीत में गाने गाती हैं तो उनकी आवाज़ में एक अद्वितीय आकर्षण और गति होती है जो श्रोता को पूरी तरह से अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। उनके गाने में संगीतमय और भावनात्मक जो है गहराई होती है जो उन्हें अत्यधिक उत्कटता से और समर्पण के साथ प्रस्तुत करती है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे गद्य खंड के, काव्य खंड के और बितान के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं ना। और यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है आप तक ये वीडियो पहुंचाने में, है ना। और देखिए इससे आगे पार्ट 2 में, है ना, पार्ट 2 में हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे आपके अभिव्यक्ति और माध्यम के व्याकरण के जो भी क्वेश्चंस बन रहे हैं ना, आपकी जो आपको लेटर करके जाना है, निबंध करना है, जो भी आपको सारा कुछ करना है ना, सारा कुछ देखेंगे, है ना। तो पार्ट 2 आपका कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक पिन कर दी है, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं, नहीं तो आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।